Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th. We have started our tenses, that is the question about translate Urdu sentence into English. By progressing day by day, we have reached the last tense of past perfect continuous, mean the tense which is perfect and which is continuous with the compulsion of time. ऐसा टेंस जिसमें काम जारी है गुज़िश्ता ज़माने में वक्त या मुद्दत की क़ैद के साथ। हमने इसके रूल्स पढ़े थे, इसके यूजेस पढ़े हैं और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने उर्दू सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर लिया है। अब हम अगली लास्ट एक्सरसाइज पे इसकी चलेंगे जिसमें उर्दू सेंटेंसेस दिए गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सवालिया फ़िक्रे और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा गौर से देख लेते हैं। ये वो टेंस है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वह हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, यूज ऑफ सिंस और फॉर और उसके बाद फुल स्टॉप। अब चूंकि ये सेंटेंसेस जो है वो इंटेरोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन। वो जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इकट्ठा आ रहा था हमने उसको स्प्लिट कर दिया। हैड सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। उसके बाद लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा सिंस और फॉर और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और अगर ये सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है तो वाई व्हेन वेयर व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो हैड से पहले लगना है, स्ट्रक्चर बाद में, बाकी वाला सारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 35 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1, क्या चांद शाम से चमक रहा था? क्या चांद शाम से चमक रहा था? उर्दू फिक्रे की पहचान के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी आना है और इंग्लिश फिक्रे में सबसे पहले हैड, उसके बाद दामून सब्जेक्ट, बीन हेल्पिंग वर्ब, शाइनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर में से एक का यूज, चूंकि टाइम फिक्स है हमें पता है वक्त का, इवनिंग और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये बना हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। सेंटेंस नंबर 2, क्या मियां दाद 3 घंटे से दौड़े बना रहा था? जानते हैं आप जावेद मियां दाद क्रिकेटर है तो 3 घंटे से वो दौड़े बना रहा था। हैड मियां दाद बीन स्कोरिंग रन्स, रन स्कोर करना, स्कोरिंग रन फॉर 3 आवर्स। हैड मियां दाद बीन स्कोरिंग रन्स फॉर 3 आवर्स। क्या जहांगीर 1980 से स्क्वैश के मैच जीत रहा था? जहांगीर बड़ा मशहूर प्लेयर है स्क्वैश का, पाकिस्तान के लिए इसने कई इनामात भी जीते हैं। हैड जहांगीर बीन विनिंग द स्क्वैश मैचेस since 1980, had Mia Dad been winning squash matches since 1980? तुम्हारा भाई कब से मेजबानी करता रहा था? Since when? अब चूंकि since यहाँ आ गया है तो अब ऑब्जेक्ट के बाद since नहीं आएगा। Since when had your brother been extending hospitality? Hospitality कहते हैं मेहमान की मेजबानी करना, hospitality. Since when had your brother been extending hospitality? नंबर 5 सेंटेंस, क्या तुम 2 दिन से बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे? Had you been enjoying snowfall for 2 days? Had you been enjoying snowfall for 2 days? क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काटता रहा था? Had the dog been biting you for 5 minutes? क्या ये डाकिया इस हल्के की चिट्ठियाँ 1983 से लेकर आ रहा था? Had this postman been bringing letters of this beat? beat कहते हैं एक फिक्स एरिया को, since 1983. Had this postman been bringing letters of this beat since 1983? गांव की तरफ सफ़र कर रहे हो तो सड़कों पे या नहरों के किनारे पे जहाँ नया गांव शुरू होता है या गांव की तरफ लिंक रोड आती है तो वहाँ बीट नंबर लिखा होता है, बीट फिलहाल तो वो उस एरिया का नंबर होता है। बीट ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है एरिया की, इसको बीट या हल्का कहते हैं उर्दू में। हल्का, हमारे हल्के में इंतखाब हो रहे हैं, हमारे हल्के में
तरक्याती काम हो रहे हैं एटसेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लैंग्वेज है किसी एरिया को। हैड दिस पोस्टमैन बीन बिंगिंग लेटर्स ऑफ दिस बीट सिंस 1983। सेंटेंस नंबर 8, क्या उसका भाई 5 माह से दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था। अब ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो अब हमने देखा था कि हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है जब, तो हम हैड को तो पहले ही लेके आते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बीन उससे आगे। सिंपल नेगेटिव में भी हैड और बीन के दरमियान में नॉट आता है। इंटेरोगेटिव में भी हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, यानी हैड और बीन को स्प्लिट कर दिया, नॉट दरमियान में आएगा। Had his brother not been working in this office for 5 months, had पहले आ गया, his brother सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ड ऑफ निगेशन है, फिर been है, had been। सिंपल सेंटेंस में had और been इकट्ठा एक ही जगह इस्तेमाल होता है। नेगेटिव में इनके दरमियान में नॉट आ जाता है, इंटेरोगेटिव में इनके दरमियान में सब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में had और been के दरमियान सब्जेक्ट और नॉट दोनों आते हैं। Had his brother not been working in this office for 5 months, यानी had और been ये वो फ्रेंड्स है had been जो इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में रह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इनके दरमियान में एक और गलतफहमी या एक और बदला आ जाएगा, had not been। इंटेरोगेटिव आएगा तो had के दरमियान में सब्जेक्ट आके been आएगा, और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो had सब्जेक्ट नॉट बीइंग, यानी दोनों हैं तो इकट्ठे रहेंगे, तीसरा आ गया तो इनको जुदा कर देगा और चौथा आ गया तो इनको और भी जुदा कर देगा, फासले बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए वरना आप मास्टर और दोस्तों से कट जाओगे। तो जैसे ही मनफी सोच आई दोनों के दरमियान में फासला आ गया, जैसे शक या सवालिया फिक्रा आया तो दोनों के दरमियान में कोई तीसरा आ गया, जैसे ही शक भी आ गया, मनफी सोच भी आ गई, तो फासले इतने बढ़ गए कि करीब करीब रहना मुमकिन ही नहीं हुआ। इस स्टोरी को याद रखिएगा कि हैड और बीन सिंपल सेंटेंस में इकट्ठे होंगे, नेगेटिव सोच आ गई तो इनके दरमियान में मनफी सोच से फासला आ जाएगा, शक या सवाल आ गया तो इनके दरमियान में सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर शक या सवाल भी आ गया और सोच मनफी भी आ गई तो इनके दरमियान में फासले बहुत बढ़ जाएंगे। हैड सब्जेक्ट नॉट और बीन, ये स्टोरी याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स की। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 35। सेंटेंस नंबर 8 हम कर चुके हैं, सेंटेंस नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। मजदूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे, फॉर हाउ मैनी डेज। चूंकि अब फॉर हाउ मुद्दत अरसा पहले आ गया तो सेंटेंस के आखिर में सिंस और फोर्स नहीं आएगा। अगर मुद्दत या अरसा या सवालिया निशान आ जाता है अरसे के बारे में, वक्त के बारे में, तो सिंस और फोर अगर सेंटेंस के स्टार्ट में जाता है वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन में, तो फिर आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फोर नहीं आएगा। फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज कितने अरसे से। फिर है इंटेरोगेशन, हैड द लेबरर बीन डिगिंग इन अ वेल। फॉर हाउ मेनी डेज हैड द लेबरर बीन डिगिंग इन अ वेल। ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चला रहा था, हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 डेज। चपरासी कितनी देर से घंटी बजाता रहा था, फॉर हाउ लॉन्ग हैड द पियन बीन रिंगिंग द बेल। यहाँ भी फॉर हाउ लॉन्ग मुद्दत पहले आ गया, वो कब से फल बेच रहा था, सिंस व्हेन। यहाँ भी सिंस पहले आ गया, मुद्दत का जिक्र। सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग द फ्रूट्स, क्या वो 9 बजे से सड़क के किनारे खड़ा था, हैड ही बीन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड सिंस 9 o'clock। तुम्हारे घर पर बुत से पत्थर कौन फेंक रहा था, हु हैड बीन थ्रोइंग स्टोन इनटू योर हाउस सिंस वेडनेसडे। क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्ते से तुम्हें नसीहतें नहीं करता रहा था। होता है ना, जब आप गलत काम कराते हो या खुदा न खासा जख्मी होते हो या ऐसा काम करके नुकसान उठाते हो जिससे मना किया जाता है, तो हम बड़े पेरेंट्स टीचर्स कहते हैं कि हम आपको मना नहीं करते रहे थे, क्या हमने आपको इस चीज़ से रोका नहीं था, आपने फिर भी ये किया तो नुकसान उठा लिया। बिल्कुल वही है। हैव योर ब्रदर नॉट बीन गिविंग यू एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस फॉर 2 weeks। हैड योर ब्रदर नॉट बीन गिविंग यू पीस ऑफ एडवाइस फॉर 2 weeks। 2 हफ्तों से तुम्हारा भाई तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था। जी, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। अब हम अपने आपके टेक्स्ट के, आपकी ग्रामर के पेपर में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है गालिबन आपके बोर्ड के पेपर में जो आता है, आपको एक पैसेज दिया गया आता है और क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड।
आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 1 होता है, फिर क्वेश्चन आंसर जिस तरह एटसेट्रा जब तरतीब से चलते जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आता है। आंसर द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द एंड। पैराग्राफ दिया गया होता है, आपने उसको पढ़ना है। उसके आखिर में क्वेश्चंस होते हैं, अमूमन 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं। आपने अपना टेक्स्ट का एक चैप्टर पढ़ा, आपने टेक्स्ट के चैप्टर में से उसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में ये लेसन के अंदर क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आप उसका आंसर देते हो, बिल्कुल वैसे ही है। अब आपने ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है, अमूमन एक बुरी आदत होती है बच्चों में, क्यों कहते हैं ऊपर तो पैराग्राफ लिखा होगा, नीचे सवालों के जवाब है, हम देख के निशान लगा लेंगे, इसको पढ़ते नहीं है। इसको तैयार करना है आपको। कैसे करना है मैं इसके सिर्फ रूल्स आपको बताती हूँ, उसके बाद अगले लेक्चर में हम कॉम्प्रीहेंशन को अपने लेक्चर्स का हिस्सा बनाएंगे। रूल क्या है कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का, यानी पैराग्राफ आ गया है तो नंबर 1 आपने रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, आपने उस पैसेज को बड़े एहतियात से पढ़ना है एंड देन रीड, फिर से पढ़ना है। पैराग्राफ को पहले गौर से पढ़ना है, फिर दोबारा से पढ़ना है। नंबर 2 रूल ये है, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट है, इवेंट है, मॉरल है, हिस्ट्री है, एक्सेट्रा। पैसेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए होते हैं, कोई वाकया है उसकी कोई थोड़ी बहुत हिस्ट्री दी गई है, कोई इवेंट है उसका जिक्र किया गया है, ईद है, एक्सेट्रा है, या कोई सन दिया गया है, डेट दी गई कि इस डेट को ये सारा कुछ हुआ है, या वो स्टोरी है तो मॉरल क्या कन्वे कर रही है, किस बात पे वो स्ट्रेस कर रही है। इन पॉइंट्स को आपने जब रीड और रीड कर रहे हो तो आपने इसको नोट करना है। नंबर 3 रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अब उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए ना उसको आपने बड़ा ही एहतियात से पढ़ना है। अब क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन के तो आंसर देने हैं। क्वेश्चन में आपने पेंसिल हाथ में लेके पढ़ना है क्वेश्चन का टेंस। व्हाट डिड ही डू, डिड को अंडरलाइन करें। वेयर विल ही गो, विल को अंडरलाइन कर ले। हाउ डज ही एंटर, डज को अंडरलाइन कर ले। लाजमी नहीं कि विल, शैल, डिड, डज ही आए, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो आप उसको वर्ब को जो इंडिकेट कर रहा है आपका टेंस, आप उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लें, क्योंकि पेपर के ऊपर लिखना मना होता है। हल्का सा अंडरलाइन कर लें, ऊपर छोटा सा निशान बना लें। तो आपका थर्ड रूल ये है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड ईच क्वेश्चन विद द पेंसिल इन योर हैंड एंड मार्क द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को हाथ में पेंसिल लेके पढ़ना और आपने उसका टेंस मार्क करना है, ये कौन सा है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वन बाय वन, कीपिंग इन माइंड 3 की पॉइंट्स। 3 के भी 5 की पॉइंट्स हैं। आपने एक क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर देना है। और आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि पैराग्राफ में से क्वेश्चन में 1 पढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का आंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको आंसर अपने अल्फाज में देना। ऑफ कोर्स आप पैराग्राफ के वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहरहाल आपको आंसर को शेप देनी पड़ेगी। एज सच बगैर शेप दिए आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि कलर करें, तो आप उसके ऊपर मोटी सी भद्दी सी पेंसिल या मार्कर्स के साथ ऐसे ऐसे रफ लाइनें खींच दोगे तो वो बहुत अगली लुक देगा। और अगर आप उसको बड़े प्रॉपर शार्प करोगे, पेंसिल से कलर करोगे, एजेस जो बाहर निकले उन्हें रेज करोगे, फिर उसके बाद उसे फिंगर से या किसी चीज़ से ऐसे स्मूथ करोगे तो वो कलर बड़ा ब्राइट और बड़ा खूबसूरत होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको है कि क्वेश्चन का अलग अलग आंसर देना है। आंसर देते हुए आपने 5 की पॉइंट्स को माइंड में रखना है। और ये चीज़ें अगर आप क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हुए माइंड में रखोगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको मुश्किल नहीं आएगी। अगर रट्टा लगा लोगे कि टीचर ने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, हम बड़े मजे से यही याद कर लेते हैं, तो उस सूरत में कोई भी पैसेज आ जाए, बाहर से आ जाए, आपके पीटीबी की ग्रामर बुक के बाहर से आ जाए कोई भी पैसेज, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, बुक नहीं है ना पब्लिश की, तो आप उस सूरत में क्या करोगे? अगर आप इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नया पैसेज आ जाएगा तो क्या करोगे? मुश्किल में पढ़ोगे। तो अब आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। आंसर लिखते हुए आपने कौन से की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? वही हैं जो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स के। नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन, आंसर मस्ट बी इन द सेम टेंस एज द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर लिखना है। आपको मैंने बताया है क्वेश्चन को इस तरह से रीड करें, पेंसिल हाथ में लिख के और उसका टेंस अंडरलाइन करते जाइए। अब हो सकता है कि पैराग्राफ प्रेजेंट में लिखा हुआ है और क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा गया, तो अगर आप निशान लगाओगे यहाँ से यहाँ तक इसका ये आंसर है, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी निशान के जरिए से। तो आपने आंसर को उसी टेंस में देना है जिस टेंस में क्वेश्चन है। नंबर 2, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आंसर जो है वो नाउन से स्टार्ट हो, प्रोनाउन से स्टार्ट ना हो। नंबर 3, अननेसेसरी डिटेल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशन हैं, उससे आपने बचना है, स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है। और
जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो बहुत ही केयरफुली आपने लगाने हैं। तो ये 5 की पॉइंट्स है जब आंसर लिखते हुए आपने जहन में रखने। और एक और बाजू का 2 या 2 ज़्यादा क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होते हैं, बच्चा पैराग्राफ में से जब निशान लगाता है तो एक ही निशान के दोनों आंसर्स लिख देता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो पैराग्राफ डिज़ाइन किया गया होता है वो स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया होता है कि किसी भी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन का सिमिलर आंसर नहीं होता है। तो पैराग्राफ को एहतियात से पढ़ने का मकसद भी यही है कि आप उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को समझ के अलग अलग आंसर दे पाओ। रूल्स हैं तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे, अगला टेंस भी करेंगे। इन रूल्स को आपने याद रखना है, मैं टेस्ट में ये रूल्स आपको दूंगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।